तो हम पढ़ने जा रहे हैं आज इंड AS 108 की समरी और इसके अंदर जो एग्ज़ाम में इसका क्वेश्चन आता रहता है, फ्रीक्वेंटली आता है लेकिन रेगुलरली नहीं आता है। तो ये एक आपके लिए ऐसा टॉपिक है जिसके क्वेश्चन आप एग्ज़ाम में शायद देख भी पाएँ। ये मोर और लेस एक डिस्क्लोजर का स्टैंडर्ड है जिसके अंदर आपको डिस्क्लोजर्स करना है, हल्का फुल्का प्रैक्टिकल पार्ट बन जाता है उसके अंदर, जिसके अंदर हम कहीं ना कहीं पर रिपोर्टेबल सेगमेंट्स क्या हैं इस पर कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी बन जाते हैं। तो आइए हम इसकी क्विकली एक शॉर्ट रिवीजन लगाएं जिससे आपके पास इस टॉपिक का आइडिया लग जाए कि इस टॉपिक में क्या क्या है। इस टॉपिक में हमारे पास जो चीज़ें पूछी जा सकती हैं या जिसके ऊपर चीज़ें हो सकती हैं वो एक तो स्कोप है। स्कोप बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ठीक है, ये स्कोप भी डिस्कस करना है। एक है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑपरेटिंग सेगमेंट्स, इसका नाम जो है वो ऑपरेटिंग सेगमेंट्स है और तो मैं इसके साथ इसका नाम लिख देता हूं। तो हम आइडेंटिफिकेशन देखते हैं कि हमारे सेगमेंट्स को आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है, उनकी एग्रीगेशन किस तरह की जाती है, उसकी एग्रीगेशन का क्राइटेरिया क्या है, रिपोर्टेबल सेगमेंट्स कैसे चूज किए जाते हैं और फिर डील करेंगे डिस्क्लोजर। तो ये स्टैंडर्ड के ये पार्ट्स हैं जिनमें से मैं कहूं तो इंपॉर्टेंट क्या है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर थ्योरी क्वेश्चंस जिसमें आपसे कोई जजमेंट से इन्वॉल्व क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ऑफ कोर्स दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट एंड दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट फॉर थ्योरी पार्ट्स, यानी इसके अंदर भी आपसे थ्योरी के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और फिर आता है हमारे पास रिपोर्टेबल पार्ट जिसके अंदर आपके पास प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ सकता है जिसमें कुछ आपको मैथमेटिकल काम करना पड़ेगा। तो दिस इज वन पार्ट जिसके अंदर आपको प्रैक्टिकल चीजें देखने को मिलती हैं एंड दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट पार्ट एंड दिस इज योर अगेन थ्योरी। तो ये ज्यादा तो स्टैंडर्ड थ्योरी के लिए ही काम का है लेकिन स्टिल आपके एग्जाम के लिए मैंने बता दिया ये ज्यादा एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आइए हम इसकी रिवीजन स्टार्ट करें। तो सबसे पहले हमारे पास है कि स्टैंडर्ड का स्कोप क्या है। तो स्कोप के अंदर कुछ बातें जो आपको पता होनी चाहिए फॉर योर एग्जाम, कोई आलतू फालतू बात नहीं, जो आपको एग्जाम के लिए पता होनी चाहिए। अगर कंपनी प्रिपेयर करती है SFS एंड CFS दोनों बनाती है, यानी कि वो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बनाती है और कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट भी अप्लाई होती है, तो ऐसे में आपको इंड AS 108 जो अप्लाई करना है वो सिर्फ किस पर करना है, आपने सिर्फ कंसोलिडेटेड पर अप्लाई करना है, आपको CFS SFS पर अप्लाई नहीं करना है। और अगर एक कंपनी बनाती ही ओनली सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट है बिकॉज उस पर CFS है ही नहीं है, तो ऐसी स्थिति में उसकी कोई सब्सिडरी एसोसिएट है ही नहीं है, तो वो अकेले अपने स्टेटमेंट बनाकर बैठी है, तो ऐसे में फिर आप अपना 108 जो लगाएंगे वो इसी SFS पर अप्लाई करेंगे, यानी कि इसी पर एप्लीकेबल हो जाएगा। एक और सवाल कि अगर मान लीजिए एक एंटिटी का एकमात्र सेगमेंट है, मतलब उसके पास मल्टीपल सेगमेंट नहीं है, हमने सेगमेंट बनाया और पाया कि उसका एक ही सेगमेंट है, अगर उसका एक ही सेगमेंट है तो ऐसे में अप्लाई किए जाते हैं एंटिटी वाइड डिस्क्लोजर, जो कि आप डील करेंगे डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स के अंदर आकर के। और अगर मान लीजिए उसके पास मल्टीपल सेगमेंट्स हैं तो फिर आपको ऑल डिस्क्लोजर करने पड़ते हैं। तो यू मस्ट नो सवाल कैसा बन सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि सवाल में कि एक सेगमेंट है तो बताओ क्या करना पड़ेगा, मल्टीपल सेगमेंट है तो बताओ क्या करना पड़ेगा, किसी कंपनी के पास दोनों स्टेटमेंट बन रही है तो क्या होगा, यानी इस तरह के जजमेंट से संबंधित क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। हालांकि वो छोटे क्वेश्चन होने चाहिए क्योंकि उसके अंदर कुछ और कंटेंट नहीं पूछा जाएगा, बट दिस वॉज वन पार्ट विच इज फॉर योर रेलेवेंट फॉर एग्जाम। फिर बारी आती है कि सर मीनिंग क्या है ऑपरेटिंग सेगमेंट का, जिसे मैंने कहा आपके लिए इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जामिनेशन। तो ये डेफिनेशन को तो आप अच्छे से ना याद कर लो, ये जो डेफिनेशन है इसको तो आप अच्छे से याद कर लो, दिस इज इंपॉर्टेंट, जिसके अंदर आप क्या करने वाले हैं, जिसमें आप ये तीन बातें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, क्योंकि कभी भी एग्जाम के अंदर आपको ऑपरेटिंग सेगमेंट से संबंधित कोई बात लिखनी पड़ेगी तो सबसे पहले यही बताना पड़ेगा कि ऑपरेटिंग सेगमेंट होते क्या है। वो आपसे पूछता है सेगमेंट है कि नहीं है, कैसा है कैसे नहीं, तो यू नीड टू एक्सप्रेस कि वो हमारा ऑपरेटिंग सेगमेंट है कि उसकी डेफिनेशन क्या है। तो ऑपरेटिंग सेगमेंट क्या होता है, ये एक कंपोनेंट होता है, तो याद करिए इसको, ये एक टुकड़ा है, किसका टुकड़ा है, ऑफ एंटिटी। इसका मतलब ये एक एंटिटी का टुकड़ा है जिसमें तीन बातें पूरी होती हैं, विच अर्न्स रेवेन्यू एंड इनकर्स एक्सपेंसेस। इसमें काम की बात यह है कि अगर उसने अभी रेवेन्यू अर्न्स करना स्टार्ट नहीं हुआ, वो खाली स्टार्टअप है, अभी उसके भी रेवेन्यू स्टार्ट नहीं हुए, तब भी वो कंडीशन मानी जाएगी कि वो सेटिस्फाइड है।
फिर इसी के साथ ये असल में एक ही डेफिनेशन है, तोड़ा हुआ हमने, इज अ कंपोनेंट ऑफ एंटिटी विच अर्न्स रेवेन्यू एंड इनकर्स एक्सपेंसेस एंड whose results are regularly reviewed by CODM. CODM की फुल फॉर्म है चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर. ओके, तो अभी बताएंगे इसके नीचे CODM क्या होते हैं. तो whose results are reviewed by CODM. तो वर्ड रिजल्ट जब आता है तो दिमाग में आता है कि सर रिजल्ट का क्या मतलब है. रिजल्ट का मतलब होता है प्रॉफिट्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानी EBIT. तो हम EBIT को जो लगातार रिव्यू किया जाता है, लेकिन यहां पर मुद्दा उठता है कि सर अगर मान लीजिए कोई मैनेजमेंट रिव्यू रिजल्ट का नहीं कर रही है, वो खाली रेवेन्यू का रिव्यू कर रही है, तो क्या तब भी माना जाएगा कि ऑपरेटिंग सेगमेंट है. तो हमने कहा हाँ ऐसा हो सकता है कि वहां पर रिजल्ट के अंदर कॉस्ट इतनी इंपॉर्टेंट फैक्टर ना हो, तो रेवेन्यू इज इक्वल टू प्रॉफिट ऐसा हो सकता है. या कॉस्ट ऐसी हो सकती है विच आर फिक्स कॉस्ट जो हमारे पास अल्टीमेटली एलोकेट करें जिस भी रेशियो में, उससे फर्क नहीं पड़ता. तो हम इसलिए ऐसे कुछ केसेस में केवल रेवेन्यू को भी देखते हैं कि CODM खाली रेवेन्यू को भी रिव्यू करता है और तब भी ये कंडीशन सेटिस्फाइड मानी जाती है. उस डिस्क्रीट इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल, मतलब ये कि उसका फाइनेंशियल डेटा हमारे पास सेपरेटली अवेलेबल है. उसके एसेट्स कौन कौन से हैं, लायबिलिटीज कौन कौन सी हैं, उसके खर्चे कौन से हैं, इनकम कौन सी है, हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं. ये तीन चीजें आप जब भी कभी एग्जाम में कुछ बात लिखेंगे तो ये तीन बातें आपको लिखनी पड़ेगी. इसमें जो कुछ वर्ड्स यूज किए उसके अंदर एक CODM है जो हमको इंपॉर्टेंट लगता है. और CODM का मतलब क्या होता है. CODM इंडिविजुअल है, इसका मतलब ये कोई राम श्याम मोहन घनश्याम हरि है इस तरह का व्यक्ति है. ये सिंगल आदमी भी हो सकता है और मल्टीपल लोग भी हो सकते हैं, लेकिन है ये इंडिविजुअल, इसमें कोई और नहीं है. जिनका मुख्य फंक्शन क्या है, फंक्शन उनका काम है रिव्यू करना परफॉर्मेंस और एलोकेट करना रिसोर्सेस. यानी दो बातें हैं, खाली रिव्यू नहीं करना, रिव्यू तो हम सब कर रहे हैं, रिव्यू तो हम सब कर रहे हैं, लेकिन हम रिव्यू एंड एलोकेट कैसे कर रहे हैं. इसका मतलब ये जो दोनों काम करता है वो CODM है. इसको आप किसी भी नाम से हो सकता है एंटिटी में पाए. ये हो सकता है उस कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर हो सकता है CEO हो सकता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो सकता है कोई और व्यक्ति हो. इसका मतलब ही कैन बी एनी पर्सन बाय वट एवर डेजिग्नेशन इट इज कॉल्ड, बट ही इज कंसिडर्ड टू बी द चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर. एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार आगे विवाद होने वाले हैं कि भाई क्या करना चाहिए, इसको डिस्क्लोज करें कि ना करें. तो हमारा एक कोर प्रिंसिपल है, अगर आपको याद हो तो क्लासेस में हमने बड़ा डिटेल में डिस्कस किया हुआ है. कोर प्रिंसिपल क्या है. कोर प्रिंसिपल का मतलब है कहीं पर भी आप दुविधा में हो जाएं कि भाई इसको रिपोर्ट करें कि ना करें, या इसके बारे में बात हमारे लिए रेलेवेंट है कि नहीं है, तो क्या करना चाहिए. क्या उसे रिपोर्ट कर देना चाहिए, भाई हमें समझ नहीं आ रही रिपोर्ट करें कि ना करें, तो रिपोर्ट कर देना चाहिए. तो व्हाट शुड बी द थॉट. तो कोर प्रिंसिपल हमें इसमें गाइड करता है. ये हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में भी वर्ड कोर प्रिंसिपल के नाम से गिवन है. तो कोर प्रिंसिपल क्या कहता है, हम डिस्क्लोज करेंगे इंफॉर्मेशन नीडेड बाय द यूजर्स टू इवैल्यूएट नेचर. क्या इवैल्यूएट करना है, नेचर एंड इफेक्ट्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज एंड इकोनॉमिक इन्वायरमेंट इन विच एंटिटी ऑपरेट्स. यानी हम अपने पास आइडेंटिफाई करेंगे कि हाँ भाई हमारे पास वो स्टेटमेंट जो हम बनाने जा रहे हैं वो शेयर होल्डर के काम की है कि नहीं है, या यूजर्स के काम की है कि नहीं है. अगर यूजर्स के काम की है तो तभी उनको रिपोर्ट करना चाहिए, अन्यथा नहीं. हमने आपको कहा कि इसमें एक इंडिकेटर था कि ऑपरेटिंग सेगमेंट में आमतौर पे एक मैनेजर होता है, ये एक इंडिकेटर होता है जो कोऑर्डिनेट करता है. किसमें कोऑर्डिनेट करता है, वो मैनेजमेंट के CODM के साथ और अपने सेगमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करता है. ये एक मैनेजर हो सकता है मल्टीपल सेगमेंट्स को भी कोऑर्डिनेट करता हो, तो ये जरूरी नहीं है, बट हमने कहा स्टिल ये एक इंडिकेटर होता है. किसी भी क्वेश्चन में आपको ये पूछा जा सकता है कि बीच में एक मैनेजर है और ये सेगमेंट है कि नहीं है, तो आपको ये इंडिकेशन के रूप में मिलता है अगर मैनेजर की बात कही जाती है. दो चीजों पर सावधानी बरतें, कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर्स और पोस्ट एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉय बेनिफिट जो आपने इंड AS 19 में पढ़े थे, वो हमारे ऑपरेटिंग सेगमेंट्स के आइटम में नहीं आते हैं. फिर आती है कुछ कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आपको जानबूझकर इंस्टीट्यूट बनाकर दे सकता है, जिसमें क्या होता है, एक होता है मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि भाई उसने अपने पास ABC 3 सेगमेंट हैं, ये प्रोडक्ट वाइज हैं, और साथ में उसने नॉर्थ साउथ और ईस्ट ये 3 रीजन है. तो यानी इन 3 प्रोडक्ट्स को अगर आप देखते हो नॉर्थ के एंगल से कि नॉर्थ में तीनों कितने बिकते हैं, साउथ में ये तीनों कितने बिकते हैं और ईस्ट में ये तीनों कितने बिकते हैं, या खाली प्रोडक्ट A कितना बिकता है, खाली प्रोडक्ट B कितना बिकता है, खाली प्रोडक्ट C कितना बिकता है. तो यानी ये मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है कि मैनेजमेंट ऐसे भी रिव्यू करती है और मैनेजमेंट ऐसे भी रिव्यू करती है, यानी कि वो अल्टीमेटली ऐसे भी रिव्यू करती है. इसको रब करने का कोई टेक्निक है क्या है? हाँ नहीं, इरेजर के अलावा नहीं होता कि ये है
इसको करते हैं तो ये कम हो जाएगा। ये देखो अब यहां से गायब हो रहा है, अभी मैं इसको सीख रहा हूं, लेकिन चलो ठीक है, काफी हद तक तो गायब हो गया। तो जब भी आप कभी मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन को देखें, तो मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन में जहां पर कंपनी उसे कॉम्प्लेक्स प्रकार से रिव्यू कर रही है, तो ऐसे में क्या अप्लाई करें? कोर प्रिंसिपल, मतलब शेयर होल्डर के लिए क्या काम की बात है वो रिपोर्ट कर जाएगी। कोर प्रिंसिपल क्या था? शेयर होल्डर के लिए क्या काम की बात है। और साथ में हम देखेंगे कि इसके रिसोर्सेज एलोकेशन मैनेजमेंट कैसे कर रही है, वो नॉर्थ के लिए अलग कर रही है, साउथ के लिए अलग कर रही है, कि प्रोडक्ट वाइज कर रही है। ये दो चीजों पर बेस्ड आप अपना आंसर देंगे। जब भी आपको आंसर देना तो कोई कंक्लूजन ये मत दे देना कि ऐसे ही होगा, हमेशा मिक्स आंसर देना कि हाँ इस सिचुएशन में ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। तो आप अपने पास इन बातों को, वर्ड्स को लिखेंगे कि भाई इनको देख करके जजमेंट लगाई जाएगी, ठीक है। तो व्हाट दे आर आस्किंग इज नॉट कि आप हमें बताओ कि सेगमेंट्स कौन कौन से हैं, वो जानना चाहते हैं डू यू नो कि अगर मैट्रिक्स फॉर्म होता है तो हम इस तरह से डिसीजन लेते हैं। ऐसे ही अगर मान लीजिए कोई और मल्टीपल सेट ऑफ इंफॉर्मेशन है, मैट्रिक्स नहीं है लेकिन मल्टीपल सेट ऑफ इंफॉर्मेशन है, मतलब वो रिव्यू ऐसे भी कर रहा है, 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 मल्टीपल सेट ऑफ इंफॉर्मेशन रिव्यू कर रहा है। भाई वो ब्रांच लेवल पर भी कर रहा है, सब ब्रांच लेवल पर भी कर रहा है, फैक्ट्री लेवल पर भी कर रहा है, मतलब वो अल्टीमेटली वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन को ही देख रहा है लेकिन रिव्यू मल्टीपल लेवल पर कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में भी आप चेक करते हैं कि वो रिसोर्सेज किस लेवल पे आके एलोकेट करता है। जिस लेवल पे आके रिसोर्स एलोकेट करता है, वो ब्रांच लेवल पे रिसोर्स एलोकेट करता है तो वो सेगमेंट्स है, वो फैक्ट्री लेवल पे आके रिसोर्स एलोकेट करता है तो रिसोर्सेज फैक्ट्री लेवल पर है। इस तरह से हम उसको रिव्यू चेक करेंगे। ये सब थ्योरेटिकल पार्ट है, बट एनीवे दिस वाज वन पार्ट। दूसरा स्टेप है हमारे पास जो फिर से थ्योरी के लिए आता है, दैट इज एग्रीगेशन। ध्यान दें, अगर मान लीजिए आपको कभी भी पूछे कि क्या एग्रीगेशन इंपॉर्टेंट है तो आप बताओ एग्रीगेशन की ये इंपॉर्टेंस है कि अगर वो इनएप्रोप्रिएट है तो गलत हो जाएगा। अच्छे के साथ बुरे को जोड़ देंगे तो आप दोनों सेगमेंट को जो इंटरप्रेट करेंगे वो कंबाइन होकर एवरेज आउट हो जाएगा, सेट ऑफ हो जाएगा। एक अच्छे के साथ एक बुरे सेगमेंट को जोड़ करके इकट्ठा शेयर होल्डर को बताएंगे तो वो नहीं समझ पाएगा कि वो अच्छा था, वो नहीं समझ पाएगा कि वो बुरा था। इसका मतलब ये कि एग्रीगेशन की ये सबसे बड़ी वीकनेस होती है। इसलिए टू अप्लाई दिस एग्रीगेशन हमारा जो इंड एएस है वो हमें कॉशन देता है, कह रहा है इनएप्रोप्रिएट एग्रीगेशन नहीं करनी चाहिए। और उसने हमको एक इसका प्रिंसिपल दिया है कि एग्रीगेशन किन स्थितियों में की जानी चाहिए। तो प्रिंसिपल क्या है? वो ये कंडीशंस है। अगर मान लीजिए कंडीशन पूरी हो जाएंगी तो हम क्या बोलेंगे कि हाँ ठीक है एग्रीगेट करो, और अगर ऐसा नहीं होता है तो हम अदर केसेस में एग्रीगेट नहीं करेंगे। इसका मतलब ये कि मैंने कहा एग्रीगेट इफ ऑल द कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, ये ऑल कंडीशंस है, यानी इसके अंदर भी एंड है, ये भी सारी कंडीशन होनी चाहिए। और अगर ऐसा नहीं होता तो डू नॉट एग्रीगेट। ये क्या है? सबसे पहले तो आपने जो एग्रीगेशन किया है इससे आपका कोर प्रिंसिपल पिटना नहीं चाहिए। कोर प्रिंसिपल क्या था? भाई शेयर होल्डर के यूज की इंफॉर्मेशन रहे, ऐसा ना हो कि शेयर होल्डर के यूज की इंफॉर्मेशन ही नहीं रही। तो यानी आपको कोर प्रिंसिपल देखना है। एंड साथ में ही इट शुड बी सिमिलर इन नेचर। इसका मतलब जो आप अपने पास चीज बना रहे हैं वो सिमिलर इन नेचर की होनी चाहिए। यानी जो दो सेगमेंट्स हैं, सेगमेंट मान लो एक्स एंड वाई को आप जोड़ रहे हैं तो उन दोनों के अंदर आपने देखना है कि पहले इन दोनों को आपने बना करके जेड सेगमेंट कर दिया, तो जेड करना कोर प्रिंसिपल के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। यानी कि शेयर होल्डर को उससे कोई इंफॉर्मेशन में घटाव महसूस नहीं होना चाहिए। शेयर होल्डर को उसकी पूरी जानकारी अब भी मिलती रहे ताकि वो इवैल्यूएट कर पाए बिजनेस एक्टिविटीज को और हमारे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को। तथा एक्स और वाई के अंदर जो प्रोडक्ट बनने चाहिए वो क्या होने चाहिए? सिमिलर। उनका प्रोडक्शन प्रोसेस जो होना चाहिए एक्स और वाई का वो होना चाहिए सिमिलर। उनका डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस जो होना चाहिए एक्स और वाई का वो होना चाहिए सिमिलर। उनके टाइप्स ऑफ कस्टमर होने चाहिए एक्स और वाई के सिमिलर। और उनके रेगुलेटरी एनवायरनमेंट, उन पर कोई कानून अप्लाई होता है, एक्स पर कोई कानून अप्लाई होता है और वाई पर कोई कानून अप्लाई होता है, दैट शुड बी सिमिलर। अगर ये सभी कंडीशन पूरी हो जाए तो देन वी कैन एग्रीगेट, अन्यथा एक्स एंड वाई कैन नॉट बी एग्रीगेटेड इनटू जेड। ये आपको कभी भी अगर क्वेश्चन थ्योरी का आता है तो आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा कि हम इसको एग्रीगेट करना चाहते हैं, तो आपको ये थ्योरी लिखनी पड़ेगी, ज्ञान पहले ये बताना है, फिर आपको उसके अंदर बताकर बताना है कि इसमें एग्रीगेशन किया जाना कि नहीं किया जाना चाहिए। एक सवाल भी किया था इसमें, बस रूट था, लोकल रूट था और एक शायद लग्जरी रूट ऐसा कुछ था, तो उसके अंदर हमने बताया था कि कैसे एग्रीगेशन होगी और कैसे नहीं। तो इस तरह के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। कई दफा वो सेगमेंट ऐसे होते हैं जो प्रोडक्ट वाइज बनाए नहीं होते, तो उसके लिए हमने कहा कि अगर वो सेगमेंट जियोग्राफिकली बनाए हुए हैं तो आप सिमिलर नेचर को जब देखते हैं तो आप देखते हैं एक्सचेंज कंट्रोल, करेंसी रिस्क और इकोनॉमिक कंडीशन। मान लीजिए हमारे पास एक्स और वाई जो है वो प्रोडक्ट नहीं है, वो लोकेशंस हैं। तो एक्स इंडिया है और वाई मान लीजिए यूएस है। ये हमारा इंडिया सेगमेंट है और ये हमारा यूएस सेगमेंट है।
तो क्या इन दोनों को जोड़ सकते हैं? तो हमने कहा इन दोनों को जोड़ना, तो चेक करना पड़ेगा कि इन पर एक्सचेंज कंट्रोल, यानी इस पर आरबीआई का कंट्रोल है, तो ये एक्सचेंज कंट्रोल है। अमेरिका में आरबीआई का कंट्रोल नहीं है, उनका फेडरल बैंक है, उसके हिसाब से है। वैसे ही करेंसी रिस्क, ये क्या हुआ यार तो करेंसी रिस्क के अंदर भी कि क्या इसमें इंडिया वाले में अलग करेंसी रिस्क है और उसके अंदर अलग करेंसी रिस्क है? द आंसर इज यस। ऐसे ही इकोनॉमिक कंडीशंस, कि अगर इकोनॉमिक कंडीशंस भी है तो भी अलग अलग है, तो अगर ऐसी स्थिति आ जाती है तो वी कैन नॉट एग्रीगेट। तो ये दोनों एग्रीगेट नहीं हो पाएंगे बिकॉज इनके अंदर अलग अलग एक्सचेंज कंट्रोल है, करेंसी रिस्क भी अलग अलग है, इकोनॉमिक कंडीशन अलग है। हेंस वी कैन नॉट एग्रीगेट द इंडिया एंड यूएस मार्केट। बट विद इन इंडिया आपका नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया, क्या ऐसे दो सेगमेंट को अगर आपको कह दूं मैं कंबाइन करने के लिए, तो क्या वो कंडीशन पूरी हो जाएंगी? मान लो एक्स और वाई है, ये नॉर्थ इंडिया है और ये साउथ इंडिया है तो क्या ये हमारे पास एग्रीगेट हो जाएगा? तो मैंने कहा उसमें एक्सचेंज कंट्रोल की प्रॉब्लम नहीं होगी, करेंसी रिस्क की प्रॉब्लम नहीं होगी, सिर्फ चेक करेंगे अगर नॉर्थ की और साउथ की इकोनॉमिक कंडीशन भी सेम है तो ऐसी स्थिति में उन्हें कंबाइन कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। तो ये आपके सवाल में पूछे जा सकते थे थ्योरी वाले। एक आता है सवाल प्रैक्टिकल का, वो क्या आता है कि सर रिपोर्टेबल सेगमेंट कैसे हो सकते हैं? समझ लो सीए कैसे बन सकते हैं, ऐसे ही हो गया रिपोर्टेबल सेगमेंट कैसे बनते हैं तो वैसे सीए कैसे बनते हैं? सीए बनने का एक ही तरीका है, आपको सारे एग्जाम पास करने पड़ेंगे, लेकिन क्या रिपोर्टेबल बनने के लिए कई तरीके हैं? द आंसर इज यस। रिपोर्टेबल बनने के लिए 3 बेसिस हैं। एक बेसिस कौन सा है? लिमिट बेसिस। कोई भी लिमिट पार कर लो सेगमेंट बन गए रिपोर्टेबल। या मैनेजमेंट के लाडले हो तुम तो तब भी हम क्या बन गए? तुम तब भी बन गए कि हाँ वो रिपोर्टेबल हो। या तुम कंपैरेटिव, यानी पिछले साल तुम रिपोर्ट हो रहे थे तो तब भी तुम रिपोर्टेबल हो जाओगे। इसका मतलब ये 3 बेसिस से कोई सेगमेंट रिपोर्टेबल हो सकता है। रिपोर्टेबल को हम सेगमेंट रिपोर्ट में बाद में रिपोर्ट करते हैं। 3 लिमिट्स कौन कौन सी हैं? वो 3 लिमिट्स देखो। सेगमेंट रेवेन्यू इज 10% और मोर ऑफ द टोटल। Segment result is 10% of the total profit or total loss, whichever is higher. Segment asset is 10% of the total segment assets. अगर मान लीजिए कोई भी लिमिट पार कर ली तो सेगमेंट क्या बन जाएगा? रिपोर्टेबल बन जाएगा। दूसरा, मैनेजमेंट ने किसी लाडले को कह दिया कि तुम रिपोर्टेबल हो तो रिपोर्टेबल है। और लास्ट कंपैरेटिव क्या था कि सेगमेंट पिछले साल लिमिट पार कर चुका है। ध्यान दें, लिमिट बोला है। लास्ट ईयर और मैनेजमेंट का लाडला था तो यह बात अप्लाई नहीं होगी। लास्ट ईयर उसने लिमिट पार की थी और इस बार वो रिपोर्टेबल है, तो ऐसे में अगर मैनेजमेंट को लगता है वो सिग्निफिकेंट है तो उसको रिपोर्ट किया जाएगा, अन्यथा रिपोर्ट नहीं किया जाएगा। फिर बारी आती है इसके अंदर कि हम अपने पास जब रिपोर्टेबल चुन लेंगे तो ये रिपोर्टेबल सेगमेंट कम से कम 75% ऑफ, ध्यान दें, एक्सटर्नल रेवेन्यू रिपोर्ट करने चाहिए। ये कंडीशन आपको हमेशा चेक करनी चाहिए। अगर क्वेश्चन में एक्सटर्नल रेवेन्यू का डाटा दिया हुआ है तो आपको हमेशा चेक करनी चाहिए। और आपको अपने पास अदरवाइज अगर ये 75% लिमिट पूरी नहीं होती है तो आपको एडिशनल सिलेक्शन करनी पड़ेगी, आपको और चुनाव करना पड़ेगा। जो सेगमेंट रिपोर्टेबल नहीं होंगे, जो रह जाएंगे, उनको हम क्या नाम बोलते हैं? ऑल अदर सेगमेंट। हमने कुछ कंपनीज की एनुअल रिपोर्ट डिस्कस की थी, वहां पर उन्होंने नाम अदर के नाम से दिखाया हुआ था। तो इसका मतलब दीज आर योर ऑल अदर सेगमेंट, जिसको हमने क्लास में बोला अदर, तो दैट इज जनरली कॉल्ड अदर सेगमेंट्स। सेगमेंट रेवेन्यू कैसे निकालें, रिजल्ट कैसे निकालें, एसेट कैसे निकालें, ये सीओडीएम पर बेस्ड है। इसकी कोई डेफिनेशन हमारे पास अवेलेबल नहीं है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेगमेंट रेवेन्यू, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेगमेंट रिजल्ट, इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है। फिर भी जो सीओडीएम फॉलो करता है, सीओडीएम एक अनऑप्शन ऑफ डेफिनेशन फॉलो करता है, तो आप भी उस अनऑप्शन ऑफ डेफिनेशन को फॉलो करो, कोई दिक्कत की बात नहीं, आप उसको फॉलो करोगे, ठीक है। और फिर बारी आती है कि अगर मान लीजिए कोई अकाउंटिंग पॉलिसी जो है वो सीओडीएम की हमारे से कन्फ्लिक्ट करती है, जो हमारी अकाउंटिंग पॉलिसीज हैं, तो फिर इसके अंदर क्या होगा? क्योंकि हम तो सीओडीएम पर बेस्ड काम कर रहे होंगे, तो चिंता ना करें, सीओडीएम पर बेस्ड आप रेवेन्यू को रिपोर्ट करें, सीओडीएम पर बेस्ड आप रिजल्ट को रिपोर्ट करें, लेकिन जब बाद में रिकंसिलेशन बनाएंगे, जो आप ऑलरेडी बना चुके हैं कई क्वेश्चंस में, तो रिकंसिलेशन में अपने आप ठीक हो जाता है। इस पर भी एक बार क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, तो आप उस क्वेश्चन को भी देखिएगा जिसके अंदर उन्होंने कहा कि उसके अंदर अलग पॉलिसी फॉलो कर रहा था सीओडीएम में, तो बताओ उसका क्या होगा? तो आप कहेंगे साहब अलग पॉलिसी है तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, सीओडीएम का ही डाटा चलेगा। और अगर मान लीजिए उसके अंदर रिकंसिलेशन की नीड है तो रिकंसिलेशन हमारे पास सेगमेंट रिपोर्ट में ऑटोमेटिकली रिपोर्ट कर दी जाएगी। फिर भी जनरली, इसका मतलब ये मैंने वर्ड जनरली बोला ताकि आपको बेसिक आइडिया रहे भाई सीओडीएम कैसे करता है। तो सीओडीएम जब रेवेन्यू की बात करता है तो इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों को लेता है, रिजल्ट की बात करता है तो ईबीआईटी देखता है, और
इसके अलावा कुछ ईबीआईटी निकालने के लिए कुछ खर्चे या कुछ इनकम्स को क्या करना पड़ सकता है, एलोकेशन करना पड़ सकता है। वही ये खर्चा कॉमन है, 2 सेगमेंट में डालना है तो उसके लिए कुछ एलोकेशन करनी पड़ सकती है। एलोकेशन की रेशो वही वाली होगी जो मैनेजमेंट आपको सवाल में बता देगी कि हाँ ठीक है, जैसे कि बिल्डिंग है तो बिल्डिंग का रेंट है तो एरिया की रेशो में आप उसको एलोकेट कर देंगे। एसेट्स का मतलब होता है प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट एंड करंट एसेट। इसमें क्या नहीं लिखा हमने इन्वेस्टमेंट नहीं लिखी है, हमने डेफर्ड टैक्स एसेट्स को इसमें नहीं लिखा है, यानी कि इस तरह के जो एसेट्स हैं हमने वो नहीं लिखे। सिर्फ 2 आइटम लिखी, पीपीई एंड करंट एसेट, और लायबिलिटी के अंदर सिर्फ करंट लायबिलिटी होती है, यानी बोरिंग्स वगैरह इसके अंदर नहीं आती हैं। फिर बारी आती है कि डिस्क्लोजर क्या है। अगेन दिस इज क्वेश्चन फॉर थ्योरेटिकल पर्पसेस, बट एनीवे सेगमेंट रिपोर्ट में पूछा जा सकता है। तो एक तो हमारे पास है सेगमेंट रिपोर्ट में जनरल, ये देखिए आप उसके अंदर सेगमेंट रिपोर्ट में ये जनरल, ये नोट्स आपके अवेलेबल होंगे, आप पीडीएफ डाउनलोड भी कर सकते हैं, आपके एलएमएस पर ये अवेलेबल है। तो हमने कहा ये जनरल हमारे पास क्या है, जनरल है हमारे पास कि आपने ऑपरेटिंग सेगमेंट किन फैक्टर्स पर बेस्ड आइडेंटिफाई किया, आपको ये रिपोर्ट करना पड़ेगा। फिर आपने एग्रीगेशन की है तो उसमें कोई एजम्पशन तो नहीं लगाई, आपको एजम्पशन भी डिस्क्लोज करनी पड़ती है। और आपके कौन कौन से टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स हैं एंड सर्विसेज हैं। तो हमने अपने पास अगर याद हो तो जब हमने एनुअल रिपोर्ट्स एनालाइज की थी, उन एनुअल रिपोर्ट्स के अंदर ये वाला डिस्क्लोजर आपको देखने को नहीं मिला था, ये दोनों देखने को मिले थे, क्योंकि अल्टीमेटली आमतौर पे कंपनियों के पास इसके अंदर जो कोई एजम्पशंस ही नहीं लगाई उन्होंने, तो इन दैट केस देयर इज नो नीड टू डिस्क्लोज एनीथिंग अबाउट इट। इसके अलावा हमारे को अपने पास रिपोर्ट में, ये तो जनरल बातें थी, हमें अपनी रिपोर्ट में क्या क्या बताना है हमें रेवेन्यू, रिजल्ट, एसेट और लायबिलिटी बताने हैं। 4 चीजें हमने बतानी है। ध्यान देना, इस रेवेन्यू को रिकंसाइल करना है किसके साथ, एंटिटी के साथ। वैसे ही रिजल्ट को भी रिकंसाइल करना है कंपनी के पीएटी के साथ। ऐसे ही एसेट्स को भी रिकंसाइल करना है कंपनी के टोटल एसेट्स के साथ। यानी ऑटोमेटिकली वो डेफर्ड टैक्स यहां छोड़ दिया था, तो आप टोटल एसेट्स को जब लिखेंगे तो उसके साथ आपको रिकंसाइल करना पड़ेगा। ऐसे ही लायबिलिटीज को भी हम रिकंसाइल करते हैं टोटल फंड्स के साथ। व्हेन आई से टोटल फंड, तो टोटल फंड में शेयर कैपिटल भी जोड़नी पड़ती है और रिजर्व एंड सरप्लस भी जोड़ने पड़ते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इसके अंदर आप हमारा 1 या 2 क्वेश्चन प्रैक्टिकल जरूर देख के जाना, ताकि आपको आइडिया लग जाए ये क्वेश्चन कैसे करते थे। ये वीडियो का बेसिक ऑब्जेक्टिव यही है कि आप इसको देखने के बाद एक बार जरूर से अपने क्लास के नोट्स को देखें, उनके प्रैक्टिकल सवाल देखें, और प्रैक्टिकल सवाल के बाद फिर से इस वीडियो को देखें। तो यानी कि पहले वीडियो को देखा, फिर दोबारा से आपने क्वेश्चन आंसर किए, फिर आपने उसके अंदर देखा, तो आपका ये स्टैंडर्ड पक्का हो जाएगा। ये इस टेक्निक से आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। हमें इसके अलावा, इन 4 के अलावा भी कुछ डिस्क्लोजर करने पड़ते हैं सेगमेंट रिपोर्ट में ही। वो डेप्रिसिएशन का है, अदर नॉन कैश आइटम्स का है, इंटरेस्ट एक्सपेंस, इंटरेस्ट इनकम, टैक्स एक्सपेंस, शेयर ऑफ प्रॉफिट इन एसोसिएट्स एंड जॉइंट वेंचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर तथा इन्वेस्टमेंट्स इन एसोसिएट्स एंड जॉइंट वेंचर, ये भी आपको रिपोर्ट करनी पड़ती है। हमने आपको बताया था कि इनको अगर आपको याद करना हो तो देखो, पहली 2 आइटम नॉन कैश हैं, आपके दिमाग में घुस जाएंगे अब कि पहली 2 आइटम नॉन कैश है। दूसरी 2 आइटम वो हैं जो इंटरेस्ट वाली हैं, तो आपके दिमाग में ये भी चली जानी चाहिए कि हाँ ठीक है भाई, इनको भी ध्यान रहेगा, कौन सी दिक्कत है। 8 आइटम की जगह हमने 4 आइटम को देखो कन्वर्ट यहां कर दिया। 2 आइटम वो हैं जो हमारे पास प्रॉफिट्स के अंदर आती है, टैक्स एक्सपेंस भी पीएनएल में लगभग लास्ट पे आता है और शेयर ऑफ प्रॉफिट भी एसोसिएट का लास्ट में आता है। ये पीएनएल को अगर अपने दिमाग में इमेज बनाओगे तो याद हो जाएगा कि हाँ ये पीएनएल में लास्ट में आने वाली 2 चीजें हैं। और ये 2 बैलेंस शीट से आइटम्स आ रही हैं, इन्वेस्टमेंट आ रहा है और कैपिटल एक्सपेंडिचर आ रहा है। तो ये 4 आइटम अगर देखें तो आपके दिमाग में चारों आ गई कि अच्छा ठीक है, 2 नॉन कैश है, 2 इंटरेस्ट है, 2 पीएनएल के लास्ट में आइटम वाली है और 2 आपके पास बैलेंस शीट की है। तो 8 आइटम 4 में कन्वर्ट होगी। इस तरह से अपने पास मेमोराइज करो, जो आपके एग्जाम में आपको एडवांटेज भी दे कि आपको सब ध्यान भी रहेगा। हालांकि इस पर कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन कभी नहीं पूछा गया है। और हमने जब एनुअल रिपोर्ट भी डिस्कस की थी तो आपने देखा था कुछ कंपनियों में डेप्शन दिख रही थी, कुछ एक में इंटरेस्ट एक्सपेंस दिख रहा था, एयरटेल में शायद एसोसिएट और जॉइंट वेंचर भी दिख रहा था। तो ऐसे करके आपके पास कुछ आइटम्स में देखने को मिलता है, कुछ आइटम में देखने को नहीं मिलता। इसके अलावा हमारे पास ये है एंटिटी वाइड डिस्क्लोजर्स। तो एंटिटी वाइड डिस्क्लोजर कौन से हैं? ये डिस्क्लोजर चाहे आपका एक सेगमेंट हो तो भी आपको करना पड़ता है। इसमें कौन सा आता है? इसमें आपको कस्टमर का नाम बताना पड़ता है जिससे आपका एक्सटर्नल रेवेन्यू 10% और मोर का आता है।
तो आपको, अगर आप किसी एक ग्राहक पर डिपेंडेंट है, हमारी कंपनी किसी ग्राहक पर डिपेंडेंट है जो हमारी 10% या उससे ज्यादा सेल कराता है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट कस्टमर है, वी मस्ट रिपोर्ट इट। ठीक है, चाहे हमारा एक भी सेगमेंट है, आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा उसके अंदर। वैसे ही आपको ज्योग्राफिकली अपने सेगमेंट्स का रेवेन्यू बताना पड़ता है, एक केवल एक्सटर्नल, कि आप कितना कितना काम कर रहे हैं, मान लो इंडिया में और आपका यूएस में कितना कितना काम है, आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। और ऐसे ही आपको अपना कैपेक्स भी बताना पड़ेगा कि आपका ज्योग्राफिकल एरिया में कैपेक्स कितना है, या हमारे पास ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर अदर देन इंडिया आपका कितना कैपेक्स है। इसके अंदर आपको अगर याद हो तो आपको हमने ये भी बताया था कि हमारा इंस्टीट्यूट आमतौर पर कैपेक्स की जगह आपसे जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो आपसे सेगमेंट एसेट्स के पूछता है। भाई सेगमेंट एसेट ज्योग्राफिकली पकड़ा देता है तो आप अल्टीमेटली उसको रिपोर्ट कर देते हो। हमने क्लास में डिस्कस किया था कि इंस्टीट्यूट यही रेपिटेटिवली पूछ रहा है, तो मैंने यहाँ कैपेक्स लिखा है और इंस्टीट्यूट इससे सेगमेंट एसेट्स को बार बार से रिपोर्ट करवाने के लिए आपसे क्वेश्चन पूछता है, और आप बोलो हाँ ठीक है, वहाँ वो कह रहा है रिपोर्ट करो तो आप भी रिपोर्ट कर दो। हालांकि वो वर्ड कैपेक्स होना चाहिए, बट इंस्टीट्यूट पूछता सेगमेंट एसेट्स है। तो ये हमारा एक स्टैंडर्ड की समरी थी जो हमने अपने पास की, और इसके अलावा बाकी भी स्टैंडर्ड्स की समरी आपके पास आती रहेगी। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।